जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 8 का विषय है सामाजिक विज्ञान, अध्याय है 7 और पुस्तक है हमारे अतीत। क्या है? हमारे अतीत थर्ड। ये जो पुस्तक है उसका 7वां अध्याय है देश की जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ये अंग्रेजों की औपनिवेशिक पॉलिसी थी। इससे पहले सूचना यह है कि कल कक्षा 8 का आपको कोर्स भेजा गया था। उस कोर्स के अनुसार कुछ अध्याय जो पहले पढ़ाए गए थे वो हटा दिए गए हैं, तो उनको छोड़ देना है। बाकी जो बाद में हटाए गए अध्याय हैं, जो अभी बाकी पढ़ाने हैं, उनको नहीं पढ़ाया जाएगा। पुनरावृत्ति कार्य शुरू किया जाएगा कुछ समय। तो पहले के अध्यायों में हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों को किस तरह, यानी ब्रिटिश शासन की वजह से हमारे यहाँ प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। किन किन पर? राजाओं पर। किन पर पड़ा? नवाबों पर, किसानों पर और आदिवासियों पर। ये 4 नामों पर इस पर, क्योंकि भारत के राज्य में या भारत के उस जमाने में ये 4 मुख्य वर्ग थे और इन पर ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। इस अध्याय से हम ये समझेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। अंग्रेजों का कारण था भू क्षेत्र पर कब्जा, आय पर कब्जा और तीसरा था सांस्कृतिक क्षेत्र पर कब्जा। अर्थात अंग्रेज चाहते थे कि पूरी दुनिया उनकी ब्रिटिश संस्कृति से है जो प्रभावित हो, क्योंकि भारत में उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी था। वे मानते थे कि उन्हें देशी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्यों को मान्यता। वो हमारे रीति रिवाज, क्या रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? बदलना चाहते थे, नए परिवेश में डालना चाहते थे। इसके लिए कौन कौन से बदलाव किए जाने थे? भारतीय लोगों को शिक्षित और सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाए। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों का कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक उन्होंने बहस चली थी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा अंग्रेजी की शिक्षा को किस तरह से देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के बारे में जानकारी क्या थी या उनका क्या नजरिया। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के क्षेत्र में जो विचार आज हमें सहज सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह से विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले आई थी प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद की परंपरा। तो प्राच्यवाद की परंपरा का ज्ञात होता है भाषाविद से। किसे? भाषाविद से। और भाषाविद का अर्थ होता है भाषाओं को जानने वाला। भाषाओं को जानने वाला, भाषाओं को जानने वाला। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किए गए थे। सबसे पहले प्राच्य विद्या कौन है? ये बात 1783 ईस्वी में एक बंदा आया, विलियम जोन्स। कौन?
विलियम जॉन्स। कौन आया? विलियम जॉन्स आया। उसने कलकत्ता में आया था और वो हमारे इंपीरियल कोर्ट में आया था। तो कानून का माहिर होने के साथ साथ जॉन्स एक भाषाविद भी थे। वो कानून की नौकरी के साथ साथ भाषाविद भी था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और वे अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृति की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। वो बंदा भाषाओं का बहुत बड़ा जानकार था। वो ग्रीक, उसके साथ ही जो यूनानी, उसके साथ ही फ्रेंच, जर्मन, अरबी है जो फारसी, उसके साथ ही है जो वो संस्कृत भी सीख रहा था। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। वो संस्कृत का भी जानकार और विद्वान हो गया और उन्होंने भारतीय ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए। जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उसके जैसी दिलचस्पियां ले रहे थे। उसने देखा कि उसके जैसे अफसर भी ये चीजें सीख रहे हैं। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथलियन हार्डलैंड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। उनके साथ दो और बंदे थे। एक का नाम था हेनरी टॉमस। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और दूसरा जो नाम था वो था नेथेनियल। नेथेनियल हालहेड भी ऐसा ही काम कर रहे थे और प्राचीन विरासत को समझने लगे। इन लोगों के साथ मिलकर जेन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। इन तीनों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और एक पत्र निकाला। क्या निकाला? समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। एशियाई रिसर्च नाम से एक शोध पत्रिका भी निकाली। जॉन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, किंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार वो कानूनों को उनकी रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा होगा। उन विद्वानों ने ये बताया कि भारत में जो मूल रूप से दो समुदाय रहते थे, हिंदू और मुस्लिम, उनका कानून और उनकी संस्कृति का अध्ययन और विचार सिर्फ दो बातों से समझा जाता है। वो पहली बात तो ये थी कि उनके प्राचीन ग्रंथों से ये बात तय हो सकती थी। इस तरह से जॉन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि ये परियोजना न केवल अंग्रेजों की भारतीय संस्कृति के सीखने में मदद करेगी
बल्कि लोगों को अपने विचारों को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में भी मदद करेगी। तो इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलीलें दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहित देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन से प्रोत्साहित करने से संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ने से के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए। अब उन्होंने कहा कि भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन दें। क्या दें? साहित्य को प्रोत्साहन दिया जाए। इसको भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन दिया जाए। वे उन्हें अजमाने के विषय की शिक्षा न दी जाए। हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए जिससे वे आदर और महत्व, वे उन्हें अनजाने विषय की शिक्षा न दी जाए। अर्थात इन लोगों को नई शिक्षा नहीं दी जाए, पुराना जो है उसी को दिया जाए, जिससे ये सभ्य और वैभवशाली हो जाएंगे। इन अफसरों की राय में केवल तब अंग्रेज देशी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासन के प्रति अपने आदर की भावना कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया और 1781 में एक मदरसा खोला गया, मदरसा अरबी फारसी और इस्लामिक ज्ञान के लिए। और 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई और 1791 में ही बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, कॉलेज की स्थापना हुई ताकि वहां पर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इस विचार से सहमत नहीं थे। उनमें बहुत सारे प्राच्य विधियों की कटु आलोचना थी। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से पूर्व की जघन्य गलतियां हमारे लिए घातक हो गई। तब तक के लिए धन्यवाद।